Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology first, Unit 5th, Multiple Choice Questions. So 5th Unit Pharmacology के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे. अभी तक हमने टोटल 100 MCQs इस यूनिट के डिस्कस कर लिए हैं और अब हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और MCQ सीरीज के अंदर 5th यूनिट से पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट के पॉसिबल एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिप्रेसेंट बट इंक्रीज द टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप एट नाइट. ठीक है, इनमें से आपको 4 ऑप्शन हैं ड्रग्स के और आपको ये बताना है कि इनमें से जो ड्रग है वो एक तो पहली बात डिप्रेसेंट है यानी कि डिप्रेशन करती है. ठीक है, और लेकिन जो रात में सोने के जो चांसेस होते हैं उसको इंक्रीज कर देती है यानी कि हिप्नोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है. तो आपके पास ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, मीथाक्विनोल, मेलेटोनिन और इथेनॉल. आप सभी को पता है कि मेलेटोनिन जो है वो स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेलेटोनिन, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, that the barbiturates which having higher anticonvulsive sedative activity ratio. आपको उस बार्बिचुरेट को यहाँ पर चूज करना है जिसका एंटी कन्वर्सिव और सेडेटिव जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर ज्यादा है. मतलब अगर आप देखोगे कि एंटी कन्वर्सिव डिवाइडेड बाय उसकी जो सेडेटिव एक्टिविटी है, इनका जब रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो आपके पास ज्यादा निकल के आएगा. इनके सेडेशन से ज्यादा वो एपिलेप्सी को ट्रीट करता है. तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि बार्बिटुरेट्स जो है एपिलेप्सी में भी यूज किए जाते हैं और सेडेटिव हिप्नोटिक्स की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं. तो अब हमको उस बार्बिटुरेट्स को यहाँ पर चूज करना है जिसकी एंटी कन्वर्सिव एक्टिविटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव उसकी सेडेटिव एक्टिविटी से. ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास पेंटोबार्बिटन, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन एंड थायोसोडियम. ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिनोबार्बिटोन. की फिनोबार्बिटोन जो होता है वो एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्सिव एक्टिविटी उसकी जो होती है वो सेडेटिव हिप्नोटिक से ज्यादा होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जन फिनोइलटोइन इज. फिनाइलटोइन जो होता है एंटी कन्वर्सिव होता है. ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है आपको. ऑप्शन है दैट इट फैसिलिटेट्स द गाबानर्जिक इनहिबिटरी ट्रांसमिशन. सेकंड है कि इट हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को हाइपर पोलराइज करता है, नहीं. गाबानर्जिक जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन है उसको फैसिलिटेट करता है, नहीं. इट इंटरेक्ट विद द कैल्शियम आयन चैनल, नहीं, कैल्शियम आयन चैनल का कोई रोल नहीं है, तो गलत. फोर्थ है कि इट प्रोलॉन्ग्स द वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन. की ये क्या करता है, आपके जो वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम आयन चैनल्स होते हैं उनका एक्टिवेशन कर देता है. सही बात है, उनका इनएक्टिवेशन करके जब सोडियम आयन चैनल यहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन होता है बेसिकली आपका वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है. और एपिलेप्सी में क्या हो रहा होता है, ओवर यहाँ पर नर्व कंडक्शन हो रहा होता है. एपिलेप्सी में ज्यादा नर्व कंडक्शन हो रहा होता है, तो सोडियम आयन चैनल्स को इनएक्टिवेट करके वोल्टेज सेंसिटिव जो एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है, उस एपिलेप्सी से रिलीफ दिलाया जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनाइलटोइन जो आपकी ड्रग है इट अपीयर्स टू डराइव इट्स एंटी कन्वर्सिव एक्शन फ्रॉम. ये जो फिनाइलटोइन आपकी ड्रग होती है ये इसका जो एंटी कन्वर्सिव एक्शन होता है वो किससे डराइव होता है. ऑप्शन है आपके पास सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल डिस्चार्ज. ठीक है, सेकेंड है सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ एपिलेप्टिक फोकस, selective inhibition of T-type calcium currents in the brain cells, selective enhancement of inhibitory transmission in the brain. देखो एक चीज ध्यान रखो कि फिनाइलटोइन जो आपकी ड्रग है ना वो किसकी ड्रग है, आपके एंटी एपिलेप्टिक है ये. ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक का मतलब हो गया कि एपिलेप्सी को ठीक करेगी यानी कि जो सीजर्स आ रहे हैं उसको ये ठीक करेगी यहाँ पर. ठीक है, अब ये क्या करती है बेसिकली कि इसका जो ये एंटी कन्वर्जेंट एक्शन होता है वो किस वजह से होता है. पहली बात तो ये समझो कि कन्वर्जन्स क्यों हो रहे हैं. कन्वर्जन्स हो रहे हैं क्योंकि जो आयन चैनल्स हैं वो ओवर एक्टिवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर आयंस का ट्रांसमिशन हो रहा है. ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको न्यूरोनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है. मतलब न्यूरॉन्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे और उस वजह से सीजर्स देखने को मिल रहे हैं, ओवर एक्टिविटी देखने को मिल रही है.
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वो जो आयंस होते हैं उनको ब्लॉक करके, उनको इनिबिट करके, जो न्यूरॉन से न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा होता है उसकी हाई को इनिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, जिससे कि जो सीजर्स आ रहे होते हैं उनसे राहत मिलती है। ठीक है। कैल्शियम चैनल पे ये कोई काम नहीं करते, एपिलेप्टिक फोकस जैसी कोई चीज नहीं होती, और ब्रेन में इनिबिटरी ट्रांसमिशन को ये इनहांस करते हैं, ठीक बात है, लेकिन किसके थ्रू? न्यूरोनल डिस्चार्ज को इनिबिट करके। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दैट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिनाइलटोइन फार्माकोकाइनेटिक्स इज, कि जो आपकी ड्रग है फिनाइलटोइन, ठीक है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक के रिलेट में बताना है, लेकिन यानी कि इसकी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है कि इट शोइंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड नो सैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, थर्ड that capacity limited metabolism saturation at a high therapeutic concentration range, and fourth is extrahepatic metabolism। देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके फिनाइलटोइन की फार्माकोकाइनेटिक से रिलेटेड फीचर ये होता है कि जो फिनाइलटोइन आपकी ड्रग होती है वो आपकी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म यहाँ पर शो करता है और हाई थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज में पाया जाता है। सैचुरेशन होता है यहाँ पर, मतलब कि जब आपके फिनाइलटोइन जो होता है उसका एक लिमिट कैपेसिटी तक मेटाबॉलिज्म होगा, सैचुरेशन होगा, जब हाई थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज होगा तो उसमें सैचुरेशन होगा, और सैचुरेशन से क्या होगा, आपकी एक लिमिट फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पर ऑब्टेन होगी। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि फिनाइलटोइन जो है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि हाई थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज के अंदर ये सैचुरेशन शो करता है और एक लिमिटेड रेंज में मेटाबॉलिज्म यहाँ पर इसका होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिस्प्लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फिनाइलटोइन एज वेल एज डिक्रीज इट्स मेटाबॉलिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि क्या करती है, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो फिनाइलटोइन है उसको डिस्प्लेस कर देती है, साथ ही इसके मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज करती है। आपको उस ड्रग के बारे में बताना है जो कि फिनाइलटोइन की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है ना उसको रिमूव कर देती है, मतलब फिनाइलटोइन को उसके रिसेप्टर से हटा करके उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपके पास कार्बामाजेपिन, सोडियम वैल्प्रोएट, सिमिटिडीन एंड क्लोरमफेनिकोल। ठीक है। तो आपके पास ये दोनों तो आपको पता चल रही है कि अलग क्लास से बिलोंग कर रही है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। ये तो हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगी और ये आपके एंटीबायोटिक है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बच्ची ये दोनों ड्रग, ठीक है, तो इनके अंदर आपकी जो सोडियम वैल्प्रोएट होती है ये कॉम्पिटिटिवली आपके फिनाइलटोइन को रिप्लेस कर देती है और इसके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज आल्सो इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि पहले तो वो एंटी एपिलेप्टिक होनी चाहिए जो कि चारों ही हैं। अब इनमें से बताना है कि जो मेनिया के डिप्रेशन में, जो मेनिक डिप्रेशन होता है उस इलनेस के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है, तो वो होती है आपके कार्बामाजेपिन। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दैट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया इज। जो ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग होगी हमारे पास यहाँ? तो ऑप्शंस हैं एस्पिरिन, इमिप्रामिन एंटी डिप्रेसेंट होती है, कार्बामाजेपिन होती है, वेल्प्रोइक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से आपके पास स्पेसिफिकली देखो, एस्पिरिन का तो डिप्रेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो आपके एनाल्जेसिक होती है। ठीक है। इन तीनों में से आपको बताना है कि ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग होगी। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बामाजेपिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विच इज इफेक्टिव ओनली इन द एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स की जो कंडीशन होगी उसके अंदर कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होगी जो कि इफेक्टिव होगी, जिसका नैरो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि अगर थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो टॉक्सिक और थोड़ी सी भी कम हुई तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास फिनाइसिडामाइड, फिनाइलटोइन,
सोडियम वैल्प्रोएट एंड प्रिमिडोन। वैसे तो आपने नैरो स्पेक्ट्रम के ड्रग्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने वहां पर फिनाइल्टोइन का नाम जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें कि एब्सेंट सीजर के केस में यूज होने वाली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात करें तो वहां पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिनाइल्टोइन। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दैट सोडियम वेलप्रोएट हैज बीन शोन टू। सोडियम वेलप्रोएट जो हमारी ड्रग होती है वो क्या एक्शन देती है, देखो किस तरीके से काम करती है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सो इट प्रोलोंग्स द न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। ये क्या करता है, जो आपके सोडियम आयन चैनल्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। देखो सोडियम वेलप्रोएट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड है कि इट एटेन्यूएट टी टाइप ऑफ कैल्शियम करंट्स इन द न्यूरॉन्स। थर्ड है दैट इट इनहिबिट्स द डिग्रेडेशन ऑफ गाबा बाय द गाबा ट्रांस एमिनेज एंजाइम। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो सोडियम वेलप्रोएट है वो क्या करता है, सोडियम आयन चैनल्स का इनएक्टिवेशन करता है। जो कैल्शियम करंट होता है टी टाइप कैल्शियम करंट उसको एटेन्यूएट कर देता है, उसको भी इनहिबिट कर देता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे उनका डिग्रेडेशन करेगा, उनको इनहिबिट करेगा, है ना। और तीनों तरीके से किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा, एंटी एपिलेप्सी को ट्रीट करेगा, ठीक है। यानी कि कन्वर्जर जो आ रहे हैं उन कन्वर्जर की जो कंडीशन होगी, ठीक है, उन सीजर्स की जो कंडीशंस होगी उसको ये क्योर करेगा, सीजर्स की कंडीशन को ट्रीट करेगा। और सीजर्स के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस, है ना। आयंस का ओवर प्रोडक्शन की वजह से सीजर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसने सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर दिया, उसको इनएक्टिवेट कर दिया, कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर दिया, गाबार्नर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम थे उसका डिग्रेडेशन कर दिया, है ना। तो बेसिकली इसने क्या किया कि जो भी पॉसिबल चांसेस थे आयंस की जनरेट होने की उसको इसने इनहिबिट कर दिया। तो तीनों तरीके से काम करके इफेक्टिव सीजर या एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट इसने किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 that the sodium valproate should be used with the caution in the young children because they are particularly at risk of developing the following adverse effects। सोडियम वेलप्रोएट जो आपकी ड्रग होती है उसको हमें इस प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर जो आपकी ड्रग होती है सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है, वो रिस्क होता है उनके साथ कि क्या क्या आपको रिस्क देखने को मिलता है, बच्चों को क्यों नहीं देनी चाहिए ये, या दे रही हो तो क्या चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं कि हिपेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर, एनोरेक्सिया और ट्रिमर्स। तो करेक्ट आंसर है आपका हिपेटाइटिस, कि जब हम सोडियम वेलप्रोएट देते हैं तो बच्चों के अंदर लीवर के अंदर इंफेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस होते हैं, और उसको हमको यहाँ पर जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हमको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है कि भाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या उसको रोकने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर रखने की जरूरत है ना। इन सब चीजों को हमको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत यहाँ पर होती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिपेटाइटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 दैट 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राइफ्लोरोईथेन, ठीक है। बेसिकली दो कार्बन के आपके स्ट्रक्चर है, सेकेंड कार्बन पर आपके ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट कार्बन पर आपके तीनों फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये बताना है कि ये केमिकल स्ट्रक्चर किसकी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इथेन तो है ही सही, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और साथ में हैलोजन्स लगे हुए हैं इसलिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हैलोथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिस्ट्री अगर पता होगी तो आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं कि भाई एक यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो आइसोफॉर्म में दिख रहा है कि आइसोफॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आइसोफॉर्म आपको देखने, है ना। तो आप सिंपली आपको स्ट्रक्चर याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम नाम से भी यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलोथेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 दैट क्लोबाजेम इज एन बेंजोडाइजेपिन व्हिच इज यूज्ड फॉर। आपकी जो ड्रग है क्लोबाजेम, ठीक है, ये एक बेंजोडाइजेपिन होती है, ठीक है। और किसके लिए यूज होती है, हिप्नोटिक्स के लिए, मसल रिलैक्सेंट के लिए, एंजियोलाइटिक के लिए, या एंटी एपिलेप्टिक के लिए। देखो क्लोबाजेम लिख रहा है तो जेम से हमको समझ में आ गया कि ये बात तो कि या तो ये हिप्नोटिक के लिए है या फिर एंटी एपिलेप्टिक के लिए है। अब हमको इन दोनों में से डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी एपिलेप्सी के लिए इसको यूज किया जाता है।
Next is question number 14, that which of the following is a recently developed anti-epileptic drug which is used as an add-on therapy for the refractory partial seizures। कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी वो ड्रग है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, यानी कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, रिसेंटली इसको डेवलप किया गया है और ये यूज की जाती है किसके लिए, रिफ्रैक्टरी पार्शियल सीजर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है विलोक्साजीन, लेमोट्रिगीन, ब्यूप्रिनोन एंड क्लोजापिन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर लेमोट्रिगीन, जो कि पार्शियल सीजर्स के लिए यूज की जाने वाली न्यूली डेवलप्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गाबापेंटीन आपकी ड्रग है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। तो ऑप्शन है कि एज एन गाबा ए एगोनिस्ट, एज अ प्रिकर्सर ऑफ गाबा, एज एन इनहांसिंग द गाबा रिलीज, और बाई गाबा इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। कि गाबानर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करती है। तो गाबा जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें क्या करती है, तो ये जो गाबा का रिलीज होता है इसको ये बढ़ा देती है। तो गाबापेंटीन का काम है गाबानर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू गाबा के रिलीज को बढ़ाना। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से, इन चारों ड्रग्स में से कौन सी आपकी जो है गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर ड्रग है, यानी कि वो ड्रग जो कि गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है गाबापेंटीन, वेगाब्राट्रीन, लेमोट्रिगीन और क्लोबाजेम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वेगाबेट्रीन। वेगाबेट्रीन जो आपकी ड्रग होती है वो गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो गाबा रिलीज है उसको यहाँ पर इनहिबिट करके इनहिबिटरी एक्शन शो करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंडिकेट दैट withdrawal of the successful used anti-epileptic medication is likely to result in a recurrent of seizures। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि जब हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन यहाँ पर विड्रॉल करते हैं वापस, मतलब पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज कर रहे थे लेकिन अब हम देना बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापस से सीजर्स डेवलप होने लगेंगे। तो कौन सा मेन फैक्टर है जिसको हमको कंसिडरेशन में लेना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं चाइल्डहुड एपिलेप्सी, पार्शियल सीजर्स, ट्रीटमेंट स्टार्टेड सून आफ्टर द सीजर ऑनसेट, एंड फोर्थ इज द एब्सेंस ऑफ ईसीजी अबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई वो फैक्टर्स जो ये बताते हैं कि आपने एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन को आप ले रहे थे लेकिन अब आपने लेना धीरे धीरे बंद कर दिया है, तो कैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो मेनली आपके रिकरेंस वाले जो सिम्टम्स है वो किस सीजर्स में आते हैं, तो वो आते हैं पार्शियल सीजर्स की कंडीशन में। कि कभी कभी वो सीजर्स वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है जब हम ड्रग को विड्रॉल कर लेते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दैट एन epileptic woman controlled by the phenytoin therapy conceives, then which of the following measures is the most appropriate। देखो क्या होता है कि जो एंटी एपिलेप्टिक वुमेन होती है ना, ठीक है, उसको हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए फिनाइल्टोइन दे रहे हैं, लेकिन ये फिनाइल्टोइन क्या करती है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टेरेटाजोनिक इफेक्ट देती है, मतलब कि फीटल अबनॉर्मेलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर कौन सा मेजर होगा जो सबसे ज्यादा आपकी अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है उसने, है ना, और फिनाइल्टोइन ले रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनाइल्टोइन उसके बेबी पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि मेस्कल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगा, नहीं, फिनाइल्टोइन प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करता। विड्रॉवल फिनाइल्टोइन थेरेपी हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ग्रेजुअली रिड्यूस द फिनाइल डोज टू द लोएस्ट इफेक्टिव डोज। देखो अगर आप सडनली फिनाइल्टोइन को देना बंद कर दोगे ना तो भी यहाँ पर पार्शियल सीजर्स के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप धीरे धीरे फिनाइल्टोइन को देना कम करो और उसको उसके लोएस्ट इफेक्टिव लेवल तक लेके आओ, एंड देन उसको या तो आप किसी और ड्रग के साथ रिप्लेस कर दो या फिर उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी टाइम के लिए आप वहां पर कोई ड्रग ना दो।
ठीक है, ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट फिनाइलटोइन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बामाजेपिन एंड सोडियम वेलप्रोइट। नहीं, ये भी नहीं देंगे, ये भी यहाँ पर टेराटोजेनिक इफेक्ट देते हैं, तो इनको भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करना है कि फिनाइलटोइन के जो डोज है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके उसके लोएस्ट डोज तक लेकर के आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर 6-year-old girl which is suffering from the absence seizure with the occasional generalized tonic-clonic seizure। आपको ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन से इनमें से बताना है कि जो सबसे सुटेबल ड्रग कौन सी है, किसके लिए। अगर 6 साल की बच्ची है, ठीक है, 6 इयर्स की है वो, और उसको एब्सेंस सीजर यहाँ पर हुए हैं, और उसको जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स की भी कंडीशन है, एब्सेंस सीजर भी है और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर भी है, और 6 साल की बच्ची है, तो हम कौन सी ड्रग वहां पर देंगे। तो क्लिनिक क्लिनिक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो सोडियम वेलप्रोइट दे सकते हैं, कार्बामाजेपिन दे सकते हैं, या फिनाइटोइन दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो ड्रग सुटेबल रहेगी वो होगी आपके सोडियम वेलप्रोइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 दैट द प्रीफर्ड ड्रग फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस। देखो अलग अलग एपिलेप्सी की टाइप है और उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ड्रग हमको चूज करनी होती है। जैसे कि हमको यहाँ पर बोला है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कौन सी ड्रग आपके यहाँ पर सही रहेगी, तो ऑप्शन है कि आप आईवी के थ्रू, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू डाइजेपाम दे सकते हैं। ठीक है, आईवी इंट्रावीनस के थ्रू आप फिनाइलटोइन सोडियम दे सकते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू आप फिनोबार्बिटोन दे सकते हैं, या रेक्टल रूट के थ्रू पैरा एल्डिहाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि भाई स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट के लिए हम डायजेपाम देंगे, किस रूट से, आईवी रूट से, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 दैट द मोस्ट इफेक्टिव सिंगल ड्रग इन द पार्किंसन इज। पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि पार्किंसन की जो कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी पर्टिकुलर सिंगल ड्रग है जो इफेक्टिव होगी, यहाँ पर आपको पता है कि पार्किंसन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, हमारी लीवोडोपा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमोक्रिप्टीन भी देते हैं, सेलार्जीन भी देते हैं, लीवोडोपा भी देते हैं, बाईपेरिटीन भी होती है हमारे पास एक ड्रग। तो यहाँ पर सिंगल डोज में ही वो इफेक्टिव हो जाएगी, तो वो हो गया आपके लीवोडोपा, जिसको कॉम्बिनेशन में देने की जरूरत नहीं होती है, सिंगल डोज में ही वो इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यही ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 दैट द डोपामीन D2 रिसेप्टर हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पर जो डोपामीन D2 रिसेप्टर्स है उनके क्या फीचर्स है, तो देखो कि इट इज एक्साइटेटरी इन नेचर, नहीं इनिबिटरी होता है, तो गलत हो गया ये बात। सेकंड है नेगेटिवली कपल्ड टू द एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम होता है उसके साथ नेगेटिवली कपल्ड होता है। अच्छा, थर्ड है कि इट इज सेलेक्टिवली ब्लॉक बाय द क्लोरप्रोमाजीन। जो क्लोरप्रोमाजीन होता है वो इसको ब्लॉक कर देता है, नहीं, ये बेसिकली हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। इट इज नॉट ब्लॉक बाय द मेट्रोक्लोप्रोमाइड, प्रोमाइड ड्रग होती है उसके थ्रू ये ब्लॉक नहीं होता है, तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है कि एडेनाइल साइक्लेज के साथ नेगेटिवली कपल्ड होता है, ये सही फीचर है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 दैट द यूजुअल कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा इज। लिवोडोपा आपकी ड्रग है, इसका कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट क्या है, मतलब हार्ट पे क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो देखो इट इज ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को कम कर देगी, ड्यू टू इंक्रीज वेगल टोन, वेगल टोन को इंक्रीज करके हार्ट रेट को कम कर देगी। सेकंड है कि राइज इन द ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ा देगी, ड्यू टू इंक्रीज इन नॉर एड्रेनलिन कंटेंट ऑफ द एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स। लिवोडोपा का नर्व मतलब एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, तो ये बात गलत हो गई कि भाई एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स में नॉर एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा करके बीपी को बढ़ा देती है, ये तो गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, थर्ड है कि फॉल इन द बीपी, बीपी को कम कर देती है, क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन द सिंपैथेटिक टोन। देखो लिवोडोपा जो होती है ये आपके डोपामीन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये जो डोपामीन होता है ये आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर को डिक्रीज करके जो ब्लड प्रेशर है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देता है, फॉल कर देता है। बिल्कुल सही बात हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लिवोडोपा हैज अ डिलेड ऑनसेट एंड इंक्रीज इन सीवियरिटी विद द कंटिन्यूड थेरेपी। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी ड्रग है लिवोडोपा, लिवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट्स हमको बताने हैं
ठीक है, जैसे कि आपके जब आपका इसका डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और आप जब इसकी थेरेपी को कंटिन्यू रख रहे हो तो कई सारे सीवियरिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी नोजिया एंड वॉमिटिंग, पोस्चर हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया या अबनॉर्मल मूवमेंट। तो यहाँ पर जो मेन एडवर्स इफेक्ट लिवोडोपा का देखने को मिलता है वो है अबनॉर्मल मूवमेंट। एक्चुअल में पार्किंसन जो डिजीज होती है ना, उसके अंदर हो ये होता है कि भाई सडनली जैसे ये हाथ है, ठीक है, तो ये हमारी इसका ब्रेन का इसके ऊपर कंट्रोल है कि हम इसको हिलाना चाहेंगे तब हिलेगा, नहीं हिलाना चाहेंगे तो नहीं हिलेगा। लेकिन जो पार्किंसन की कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल यहाँ पर कम हो जा मतलब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर लिवोडोपा देते हैं तो बेसिकली उसका काम होता है डोपामीन के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई बार जब हम लिवोडोपा को देते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसमें और ज्यादा अबनॉर्मल मूवमेंट आ जाते हैं। तो यही इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है, क्या, अबनॉर्मल मूवमेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दैट द ड्रग विच एबोलिशेस द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द लिवोडोपा इन द but not of levodopa carbidopa combination is। ये बोल रहे हैं कि वो ड्रग बतानी है आपको जो कि लिवोडोपा का जो इफेक्ट है ना पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में, उसको तो एबोलिश कर सकता है, उसको तो खत्म कर सकता है, मतलब उससे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है सिर्फ लिवोडोपा अगर आप दे रहे हो तो। लेकिन अगर आप लिवोडोपा और कार्बिडोपा को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे रहे हो तो फिर उसके रिस्पेक्ट में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन है मेटाक्लोरप्रोमाइड, पायरिडोक्सिन, क्लोरप्रोमाजीन एंड आइसोनियाजाइड। ठीक है, तो इन चारों ड्रग्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारी जो ड्रग है पायरिडोक्सिन, ठीक है, ये आपके लिवोडोपा से ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन आपके लिवोडोपा और कार्बिडोपा के जो कॉम्बिनेशन है उससे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, उसको एबोलिश नहीं कर पाती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 26, that the use of carbidopa along with the levodopa in the treatment of Parkinson is। कि भाई अगर हम क्या करें, लिवोडोपा और कार्बिडोपा को यहाँ पर कॉम्बिनेशन में देंगे तो फिर ये आपके पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज होगी। सही बात है, तो कैसे काम करेगी ये, इट इनिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कि ये क्या कराएगी, आपके जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको इनिबिट कर देगी। सही बात है ना। जब हम कार्बिडोपा लिवोडोपा को क्यों देते हैं, पार्किंसन की ट्रीटमेंट में, और उसमें क्या हो रहे थे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे होते हैं, तो उनको ये इनिबिट कर देती है। सही बात है। सेकंड है कि मिनिमाइज द ऑन ऑफ इफेक्ट, ऑन ऑफ इफेक्ट को ये मिनिमाइज करती है, ये भी ठीक बात है। इनिबिट्स द रीअकरेंस ऑफ बिहेवियर अबनॉर्मल पाइट्स, तो ये जो अबनॉर्मल पिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं बिहेवियर में, उनको इनिबिट करती हैं। नोजिया वॉमिटिंग को एक्टिवेट करती हैं, है ना, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को इनिबिट करती है। ये सही बात है वैसे तो, पर इसका और ज्यादा बेटर आंसर ये होगा कि जो ऑन ऑफ मूवमेंट हो रहा है उसको ये मिनिमाइज करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दैट द लिवोडोपा इज नॉट मिनिमाइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बिडोपा, कि लिवोडोपा का जो इफेक्ट है ना उसको हम कार्बिडोपा के इफेक्ट के थ्रू मिनिमाइज नहीं कर सकते। मतलब कि कार्बिडोपा और लिवोडोपा को हम कंबाइन करके देते हैं, ठीक है, तो लिवोडोपा इज नॉट मिनिमाइज्ड बाय द कंबाइनिंग इट विद द कार्बिडोपा, कि अगर लिवोडोपा का इफेक्ट खुद का भी होता है, अब आप कॉम्बिनेशन में दे दो तो क्या लिवोडोपा का इफेक्ट कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो रहेंगे वो ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग कार्डियक अरिथमिया और ऑन ऑफ इफेक्ट भी यहाँ पर आपका ट्रीट हो जाएगा। यही तो बोल रहे हैं अभी हम लास्ट में भी तो ये बोल रहे हैं कि जब लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ दे रहे हैं तो ऑन ऑफ इफेक्ट यहाँ पर मिनिमाइज हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉट मिनिमाइज, क्या है जो मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ इफेक्ट तो मिनिमाइज हो रहा है ना, ठीक है, हो रहा है। और एक हमने लास्ट ये बोला कि भाई इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इनिबिट हो रहे हैं, तो हमने कहा कि वहां पर हो रहे हैं पर इतने नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या चीज है जो मिनिमाइज नहीं हो पा रहा है, वो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो कि मिनिमाइज नहीं हो पा रहे हैं। ऑन ऑफ इफेक्ट तो हो ही रहा है मिनिमाइज, है ना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट से जो मिनिमाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, दैट थ्रू द ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन आपकी ड्रग है, ठीक है, ये आपके डायरेक्टली डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाकर के एक्ट करती है। इसको पार्किंसन के लिए ट्रीट भी किया जाता है।
एंड इट इज ऑल्सो एज ए सप्लीमेंट ऑफ लीवोडोपा, लीवोडोपा के सप्लीमेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैविंग लो एफिशिएंसी। पागल हो गया, लो एफिशिएंसी होगी तो क्यों यूज करेंगे? गलत। सेकेंड है इट प्रोड्यूस फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, पहले डोज पे हाइपोटेंशन देंगे इसलिए यूज करेंगे, नहीं। इट यूज्ड अलोन एंड इट्स इफेक्टिव डोज प्रोड्यूसेस इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स। अच्छा, इसको आप अकेले यूज कर सकते हो, ब्रोमोक्रिप्टीन को कॉम्बिनेशन में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि ये जब आप देते हो तो इसकी जो इफेक्टिव डोज होती है वो जो साइड इफेक्ट्स देती है वो इनटॉलरेबल होते हैं। अच्छा, ये हम कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जब आप ब्रोमोक्रिप्टीन देते हो ना तो ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर डायरेक्टली काम करता है, पार्किंसन में भी ट्रीट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको सिर्फ लीवोडोपा के सप्लीमेंट के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, मेन ड्रग के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव डोज होती है कहीं ना कहीं वो इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसको यूज जब हम करते हैं ना तो कर लेते हैं, लेकिन कम करते हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से साइड इफेक्ट्स देती है। फोर्थ है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप, क्योंकि इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगता है। नहीं तो यहाँ पर इसलिए इसको सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में यूज किया जाता है, सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़े से साइड इफेक्ट्स दे रही होती है जो इनटॉलरेबल होते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की जो नाइट्रस ऑक्साइड है NO है, ये कैसी ड्रग है? नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इरिटेंट, पोटेंट एनाल्जेसिक, ऑल ऑफ द अबोव। तीनों चीजें हैं, ना तो फ्लेमेबल होती है ना ही कोई इरिटेशन करती है, और एनेस्थेटिक एक्शन देती है मेनली, और जो एनाल्जेसिक है पेन रिलीफर का भी काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों चीजें सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दैट द एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग की बात हो रही है जो पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज होगी, चारों ही होती हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग है विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन के अंदर डोपामीन की डिग्रेडेशन होने को रोक देती हैं, ठीक है। कार्बिडोपा लीवोडोपा तो क्या करती है, डोपा रिलीज करके डोपामीन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रग है आपके सेलेजिलिन, ये बेसिकली क्या करती है, माओ इनहिबिटर होती है, और माओ इनहिबिट करके जो डोपामीन का डिग्रेडेशन होता है उसको प्रिवेंट कर देती है, उसको डिग्रेड नहीं होने देती, और डोपामीन के लेवल को बनाए रखती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 दैट द टॉलरेंस टू द एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग डेवलप्स मोस्ट रैपिडली इन द केस ऑफ। सो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके जो पार्किंसन एक्शन है, ठीक है, उसमें टॉलरेंस आ रहा है, मतलब कौन सी आपकी ड्रग है, यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ड्रग्स हैं या कॉम्बिनेशन में आपका ड्रग्स हैं, ठीक है। तो जब ये दी जाती हैं तो यहाँ पर एंटी पार्किंसन जो एक्शन है उसके अंदर टॉलरेंस देखने को मिलता है, और वो बहुत ही रैपिडली होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं लीवोडोपा के केस में, लीवोडोपा और कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन के केस में, एमिंटाडीन के केस में, या ब्रोमोक्रिप्टिन के केस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास एमिंटाडीन की। जब एमिंटाडीन यहाँ पर ड्रग दी जाती है तो बहुत ही जल्दी टॉलरेंस डेवलप होता है, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडेड टू थेरेपी ऑफ पार्किंसन टू एटेन्यूएट द बियरिंग ऑफ इफेक्ट। इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में जब देते हैं तो पार्किंसन के अंदर ये बियरिंग ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है? तो ऑप्शन है आपके पास सिलेजिलीन, ट्राईहेक्साइल फेंटिडाइल, एमिंटाडीन, या एनी ऑफ द अबो। एनी ऑफ द अबो क्या होता है ना, नन ऑफ द अबो आएगा शायद यहाँ पे, नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेलेजलीन की। जब सेलेजलीन को आप लीवोडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तब यहाँ पर वियरिंग ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इफेक्टिव इन द क्लोरप्रोमाजीन इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, कि क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट के फॉर्म में जब पार्किंसन यहाँ पर डेवलप हुआ रहता है तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग यहाँ पर इफेक्टिव होती है? तो करेक्ट आंसर है ट्राईहेक्साइल फेंटेनाइल,
सेलाजिलीन, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्राईहेक्साइल फेंडेनाइल, जो कि क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग है उसके जो साइड इफेक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट है पार्किंसन, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, that for the majority of patient Parkinsonism is a standard drug therapy। देखो स्टैंडर्ड ड्रग थेरेपी जो होती है पार्किंसन के लिए वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, that compared to the other antipsychotic drugs the distinctive features of टीफ्लुक्सिट्रियोल इज। अगर हम अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ कंपेयर करें तो हमारी जो ड्रग है टीफ्लुक्सिट्रियोल, इसके साथ आपको क्या फीचर देखने को मिलेगा? ठीक है, ऑप्शन है कि ये जो ड्रग है इसके वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, वीक डोपामीन D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी होगी, वीक है तो फिर क्यों दे रहे हैं, वीक लेक ऑफ एक्स्ट्रा पेरिमिडल साइड इफेक्ट्स, एडिशनल 5 मतलब हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर D2 रिसेप्टर पर ही एक्शन होता है ना, तो उसकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी तो हम चाहेंगे नहीं, एक्स्ट्रा पेरिमीटर साइड इफेक्ट हम चाहेंगे नहीं, है ना, वीक D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी हम चाहेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है इसके साथ कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है अदर ड्रग से कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, that which of the following adverse effects of neuroleptic drug is positively correlated to the antipsychotic potency of the डिफरेंट कंपाउंड्स के एंटीसाइकोटिक पोटेंसी को यहाँ पर कोरिलेट किया गया है किसके साथ, न्यूरोलेप्टिक ड्रग के साथ। तो इसके साथ क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आपने आपकी जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती हैं उनके साथ क्या क्या आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शंस हैं सेडेशन, एक्स्ट्रा पायरिमिडल मोटर डिस्टर्बेंस, पोस्टूरियल हाइपोटेंशन एंड लोअरिंग ऑफ सीजर्स थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर हम और जो अनदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं साइकोटिक ड्रग्स की, उनकी पोटेंसी के साथ हम कोरिलेट करेंगे न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स को, तो हमें ये पता चलेगा कि जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होते हैं उनके साथ हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिस्टर्बेंस जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, दैट क्लोरप्रोमाजीन जो आपकी ड्रग है इसकी जब थेरेपी दी जाती है तो इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो क्लोरप्रोमाजीन कौन से हार्मोन के लेवल को यहाँ पर बढ़ा देता है? ऑप्शन है प्रोलेक्टिन, गोनेडोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलेक्टिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि जब हम क्लोरप्रोमाजीन थेरेपी देते हैं तो ये क्या करता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, दैट विच इज ट्रू फॉर द रेस्पिरिडोन। रेस्पिरिडोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास जो यहाँ पर ट्रू है? ठीक है, तो ट्रूथ स्टेटमेंट बताना है हमको कि इट इज अ टाइपिकल न्यूरोलेप्टिक विच प्रोड्यूसेस फ्यू एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका रेस्पिरिडोन के बारे में स्टेटमेंट देना है कि ये आपकी एटाइपिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोलेप्टिक्स है, ठीक है, और इसके साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट इट इज अ कॉम्बाइंड डोपामीन D2 एंड 5H2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, कि ये जो रेस्पिरिडोन है ये डोपामिनर्जिक और हिस्टामिनर्जिक दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करता है, ठीक बात है। हाईली सेडेटिव होता है नहीं, ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की टाइपिकल न्यूरोलेप्टिक भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, D2 को भी ब्लॉक करता है और 5HT रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग। इनमें से आपको बताना है कि हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है जिसके आपको मिनिमम सेडेशन एक्शन देखने को मिलेगा, ऑटोनोमिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, नो प्रोपेंडेंसी टू कोज द वेट गेन, और ना ही ये वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो पहले तो ये है कि सारी एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। अब सेडेशन कौन कौन करती है, तो यहाँ पर मिनिमम सेडेशन हमको चाहिए और ऑटोनोमिक इफेक्ट्स
और वेट गेन नहीं करवानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी ड्रग हेलोपेरिडोल, जिसके साथ हमको मिनिमम सेडेशन देखने को मिलेगा और ऑटोनोमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 दैट द साइकोटिक सिम्टम्स व्हिच आर मोस्टली बेनिफिटेड बाय द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर। जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है ना आपकी, जो कि साइकोटिक के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, तो साइकोटिक सिम्टम्स के अंदर ये कौन से साइकोटिक सिम्टम्स होंगे जिसके अंदर न्यूरोलेप्टिक ड्रग जो है वो आपकी इफेक्टिव होगी, बेनिफिशियल होगी। तो ऑप्शन है जजमेंट एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ इंसाइट एंड वोलिएशन, hallucinations, delusions and aggressiveness, apathy and social withdrawal। कि आपकी न्यूरोलेप्टिक ड्रग आपने दी इसके साथ, तो ये कौन से साइकोटिक सिम्टम्स हैं जिनको रिलीव कर देगी, जिनको खत्म कर देगी। तो यहाँ पर जो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, एग्रेसिव नेचर देखने को मिल रहा है, इसको ये ट्रीट करती है। यानी कि पॉजिटिव जो सिम्टम्स होते हैं उन, नेगेटिव जो सिम्टम्स होते हैं उनको ये रिलीफ दिलाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि यहाँ पर एक मेनिक पेशेंट है, मेनिया का ट्रीटमेंट करना है आपको। मेनिया का नाम आते हैं वैसे तो लिथियम का हमको दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन आगे की स्टोरी भी सुनते हैं कि मेनिया का पेशेंट है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में लाया गया है, हैज बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद द नॉन स्टॉप टॉकिंग। जब ये लाया गया है तो बहुत बात कर रहा है, गाने गा रहा है, अनकंट्रोल बिहेवियर उसको देखने को मिल रहा है, अपीरेंट लॉस ऑफ कांटेक्ट विद द रियलिटी, और सडनली वो रियलिटी के साथ उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, वो किसी डिल्यूजन वाले माइंड में रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर द रैपिड कंट्रोल ऑफ दिस सिम्टम्स। अब इन सिम्टम्स को हमें फटाफट उसी वक्त खत्म करना है, लॉन्ग टर्म थेरेपी नहीं देनी, तो यहाँ पर इसलिए हम लिथियम को नहीं देंगे, ठीक है, डायजेपाम सुला देगा उसको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसकी साइकोसिस के साथ ट्रीट करना है, इसलिए हम यहाँ पर जो ड्रग देंगे वो होगा हेलोपेरिडोल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 दैट द ड्रग विच शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट द न्यूरोटिक एंजाइटी। एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग आपको बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है, ना ही टेंशन सिंड्रोम के लिए देनी है, हैविंग एंटी एंजाइटी एक्शन। इसके बावजूद कि इसकी एंटी एंजाइटी एक्टिविटी होती है, लेकिन फिर भी न्यूरोटिक एंजाइटी की कंडीशन में और टेंशन सिंड्रोम की कंडीशन में आपको इसको नहीं देना है। वो कौन सी ड्रग है, तो बसपीरोन को तो देते हैं, क्लोरप्रोमाजीन, डायजेपाम और एल्प्राजोलम ये आपके सेडेटिव हैं, ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, क्लोरप्रोमाजीन की, क्लोरप्रोमाजीन आपकी एंटी एंजाइटी एक्शन रखती है, लेकिन फिर भी इसको टेंशन सिंड्रोम के केस में नहीं देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग नो सेडेटिव एंजियोलाइटिक। आपको यहाँ पर वो ड्रग चूज करनी है जिसका सेडेशन नहीं है लेकिन एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, वो है ना, सेडेटिव एक्शन नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है मीप्रोबामेट, बसपीरोन, बसपीरोन एंटी एंजाइटी ड्रग है, हाइड्रोक्सीजीन और एल्प्राजोम। एल्प्राजोम का तो आपको पता ही है कि भाई सेडेशन करती ही है ना, ये भी सेडेशन करती है। अब इनमें से आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा बसपीरोन की, जो सेडेशन भी नहीं करती और एंजाइटी से भी रिलीफ दिलाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बसपीरोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बसपीरोन। बसपीरोन के बारे में कौन से स्टेटमेंट है जो सही है, कि ऑप्शन है कि इट इंटरैक्ट्स विद द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स एज एन इनवर्स एगोनिस्ट। सेकेंड है कि इट इज, देखो बसपीरोन जो है वो एक तो पहली बात तो एंजियोलाइटिक होती है, ठीक है, और अभी हमने जस्ट देखा कि कोई सेडेशन एक्शन नहीं देती है ना, ना ही कोई एंटी कन्वल्सिव एक्शन देती है, और ना ही इसकी कोई मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ एंजियोलाइटिक का ही काम करती है। तो ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के साथ इनवर्स एगोनिस्ट के फॉर्म में नहीं जुड़ेगी, गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि इट इज रैपिडली एक्टिंग एंजियोलाइटिक, ठीक है, गुड फॉर द पैनिक स्टेट, पैनिक स्टेट के लिए अच्छी रहती है। चलो इसको देखते हैं थोड़ा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि इट प्रोड्यूसेस फिजिकल डिपेंडेंस, नहीं फिजिकल डिपेंडेंस नहीं करती, और ना ही बार्बिचुरेट्स के ऊपर इसका कोई काम होता है, सप्रेसेस बार्बिचुरेट विड्रॉल सिम्टम्स में इसको यूज किया जाता है, नहीं। फोर्थ है कि ये एक एंजियोलाइटिक है, सही बात है, बट इट हैविंग नो एंटी कन्वर्सिव और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एंजियोलाइटिक होती है लेकिन ना तो कन्वर्सिव में यूज होगी ना ही मसल रिलैक्सेंट में यूज होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना ही कोई सेडेशन कोज करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव माओ बी इनिबिटर। माओ बी इनिबिटर को आपको चूज करना है, तो ऑप्शन है सेलेजिलीन, क्लोरजिलीन, मेक्लोबिमाइड और
ट्रांसाइल साइक्लोसाइप्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर को चूज करना है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज सेलेजिलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, that the most important reason for the unpopularity of the non-selective MAO inhibitors as an antidepressant is, देखो जो MAO inhibitors हैं नॉन सेलेक्टिव वाले, उनकी अनपॉपुलैरिटी का मेन कारण क्या है कि भाई उनको एज एन एंटी डिप्रेसेंट नहीं यूज किया जा रहा है, उसका मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि लो एंटी डिप्रेसेंट एफिशिएंसी, एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ही कम देते हैं, नहीं। थर्ड है कि ऑर्गन्स में टॉक्सिसिटी कर देते हैं। थर्ड है कि भाई पोटेंशियल टू इंटरेक्ट विद मेनी फूड्स एंड ड्रग के साथ, फूड के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। फोर्थ है कि प्रोपेंडेंसी टू प्रेसिपिटेट द हाइपोमेनिया इन द डिप्रेस्ड पेशेंट, की जब डिप्रेस्ड पेशेंट्स में इनको दिया जाता है तो हाइपोमेनिया की कंडीशन को ये प्रेसिपिटेट हैं, नहीं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि एज एन डिप्रेसेंट MAO इनहिबिटर्स को क्यों नहीं चूज किया जाता, क्यों ये अनपॉपुलर है? तो उसका मेन कारण ये है कि ये फूड के साथ, ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है इनकी, इसलिए नहीं चूज करते। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, दैट द एंटी डिप्रेसेंट विच इज सेलेक्टिवली ब्लॉक द 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन अपटेक, आपको वो एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर चूज करना है जो 5-HT को ब्लॉक करता है। तो ऑप्शन है डेसिप्रामीन, एमोक्साप्रीन, फ्लुओजेंटीन एंड डोथिपेन, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके फ्लुओजेंटीन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 5-HT को के अपटेक को ब्लॉक करता है और एंटी डिप्रेसेंट एक्शन यहां पर देता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दैट द अडेप्टिव चेंजेस इन द ब्रेन मोनोअमीन turnover due to the blockage of noradrenaline and 5-HT reuptake is credited with the following effect, ठीक है। ब्रेन के अंदर मोनोअमीन के टर्नओवर की वजह से जो अडेप्टिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हमने ड्रग ली जो कि क्या कर रहा है, नॉरएड्रेनालिन और 5-HT के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है, तो वो कौन सी क्लास की ड्रग होगी? मतलब आपको ये बताना है कि इन चारों क्लासेस में से कौन सी क्लास की ड्रग है जो कि जब नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और ब्रेन के अंदर मोनोअमीन टर्नओवर के अंदर अडेप्टिव चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन है आपके पास एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी पार्किंसन और एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट मेनली 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है। पार्किंसन में तो हम डोपामिन और कोलिनर्जिक पे फोकस करते रह जाते हैं, इसके अलावा MAO इनहिबिटर्स पे फोकस करते हैं। एंजाइटी में भी ऐसा नहीं आता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट। इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि जो डिफरेंट ड्रग्स की क्लासेस होती है ना, उनके नाम एक बार रिकॉल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास की ड्रग्स हैं जो नॉरएड्रेनालिन या 5-HT के रीअपटेक को ब्लॉक करती है, तो आपको आंसर मिल जाएगा एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि अ 40-year-old मैन, 65 साल का आदमी है, was brought to the hospital, उसको हॉस्पिटल लाया गया है with a complaint of pain in the lower abdominal, पेट में दर्द हो रहा है उसके, not having passed urine for the 16 hours, पिछले 16 घंटों से उसने यूरिन को पास आउट नहीं किया है, and the bladder was found to be full, और ब्लैडर फुल हो रहा है उसका, ठीक है। His son informed that he was depressed for last 2 years, उसके बेटे ने बताया कि पिछले 2 साल से डिप्रेशन का शिकार है, and only a day before a doctor had give him some medication, और लगभग एक दिन पहले ही डॉक्टर ने उसको कुछ दवाइयां दी है। तो which of the following drug is most likely to have received, तो वो कौन सी जिसको उसने लिया है, उसको डिप्रेशन था और अब उसका यूरिन पास आउट नहीं हो रहा और उसके पेट में दर्द हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो आपकी कौन सी ड्रग हो सकती है वो? तो डिप्रेशन के लिए दी है तो ऑब्वियसली बात है एंटी डिप्रेसेंट होगी वो ड्रग। तो ऑप्शंस देख लो, एल्प्राजोलम, हैलोपेरिडोल, इमिप्रामीन और ट्राजोडोन, ठीक है। पहली बात तो ये आपके एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग ही नहीं है, तो नींद दिलाने की दवाई है, ठीक है। अब इनमें से हमने कोई एक पर्टिकुलर ड्रग दी है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर देती है, सॉरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कर देती है और यूरिन को पास आउट नहीं होने दे रही, तो वो आपकी ड्रग हो जाएगी क्या, हैलोपेरिडोल, ऑप्शन नंबर सॉरी वो आपकी ड्रग हो जाएगी इमिप्रामीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड एज इन सप्लीमेंट ड्रग ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थीसिया, जब हम जनरल एनेस्थेटिक यहाँ पर देते हैं तो उसके साथ सप्लीमेंट में कौन सी एनाल्जेसिक को देते हैं?
तो ऑप्शन है मीपेरिडीन, फेंटेनाइल और एन फेंटेनिल और ऑल ऑफ द अबव। तो किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये सारी आपके एनेस्थेटिक का काम करेगी, तो कॉम्बिनेशन इफेक्ट में देगी, है ना। तो सप्लीमेंट की फॉर्म में हम ये सारी ही ड्रग में से कोई सी भी दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हुए हमारे नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज जो 5th यूनिट फार्माकोलॉजी से पूछे जा सकते थे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।